Hello friends, welcome back in our YouTube channel. Today we are going to discuss the 10th chapter of classic science book, that is measurement and motion. So first we have what is measurement, or to learn the definition of measurement. Firstly, we take a situation or an example to understand that what is measurement and how measurement used in our daily life. So here we took a situation like when we go to the market to buy anything, like a cloth, sugar, or a milk, right? Then what shopkeeper ask when we demand something. तो शॉपकीपर हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं जब हम शॉप पे कुछ लेने के लिए जाते हैं. सो शॉपकीपर क्या पूछते हैं कि आपको जो चाहिए वो कितनी अमाउंट में चाहिए. लाइक इफ वी गो टू बाय शुगर, देन शॉपकीपर विल आस्क देन हाउ मच शुगर डू यू वांट. लाइक आपको कितनी शुगर चाहिए, मतलब क्वांटिटी कितनी, आपको अमाउंट में शुगर चाहिए, कितना दूध आपको चाहिए. हाउ मच क्लॉथ डू यू वांट, आपको कितना क्लॉथ चाहिए. तो फिर आप क्या करते हो, आप उनको अमाउंट बताते हो कि आपको जो चीज़ है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए. तो फिर क्या करते हैं, उस अकॉर्डिंग जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको चीज़ को मेज़र करके देते हैं, राइट. तो वो क्या करते हैं, वो मेजरमेंट करते हैं चीज़ों का. इसी तरह से हम भी हर चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, बिकॉज विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट नो अबाउट द अमाउंट ऑफ थिंग्स. बिना मेजरमेंट के हमें चीज़ों की अमाउंट का नहीं पता चलता कि हमें कितनी चीज़ यूज़ करनी है, हमें कितनी चीज़ रिक्वायर्ड है, राइट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट. Measurement is the comparison of the unknown quantity with some fixed quantity of the same kind. Measurement क्या होता है, कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी का with some fixed quantity, कुछ fixed quantity के साथ comparison. Like when we buy a cloth, then we demand 1 meter cloth from the shopkeeper. So the 1 meter is the fixed value. जो 1 मीटर है क्लोथ की वो क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, राइट. द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट. जो नॉन हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है, जो हमें पता है हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी, वो क्या है, हमारी मेजरमेंट की यूनिट्स है. लाइक अगर हम बात करें मीटर रोड की लेंथ की, अगर वो 1 मीटर है तो 1 मीटर, वो मीटर क्या हुआ, वो उसकी यूनिट हुई, राइट. तो 1 मीटर में जो मीटर हुआ वो क्या हुई, हमारी चीज की यूनिट हुई. ऐसे ही क्या होता है, वेट, मास, इन सबको हम कैसे करते हैं, केजीज में डिनोट करते हैं, राइट. हम उनको केजीज में लेते हैं कि अगर हम बोले कि आटा, चीनी, हम उसको वे करते हैं तो हम उसका वेट लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, 5 kg, 3 kg, 10 kg. तो ये केजी क्या है, ग्राम. केजी ये क्या है, हमारे यूनिट्स है. अगर हम दूध की बात करते हैं, लिक्विड की, वाटर, दूध, जूस, तो हम क्या करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 100 ml. तो ये क्या है, हमारे लिक्विड के यूनिट्स हैं, राइट. तो इसी तरह से हमारे यूनिट्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, एनी क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, which can be easily measured, उसको हम बोलते हैं physical quantities, right. Quantities like length, weight, time, temperature, speed of the car that can be measured are physical quantities. हम चीज़ की लेंथ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी लेंथ है ना. हम वेट किसी का भी फाइंड कर सकते हैं कि चीज़ का वेट क्या है, या फिर हमारी बॉडी का मास कितना है. हम टाइम, कितना टाइम है हमारी वॉच में, हमारी क्लॉक में. टेम्परेचर क्या है, हमारे डे का टेम्परेचर क्या है, हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, राइट. हमारी कार की स्पीड क्या है, हमारी बाइक की स्पीड क्या है, हम उसको भी इजीली मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितनी स्पीड पे चल रही है. तो ये सब क्या है, इन सबको हम इजीली मेजर कर सकते हैं. तो ये क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. To specify the physical quantities, we need magnitude and a fixed unit. फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है. वो क्या है, एक तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और एक हो गया फिक्स्ड यूनिट. तो फिक्स्ड यूनिट हमने अभी भी की थी, क्या थी, केजीज, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर. दीज आर द यूनिट्स. जैसे कि अगर हम बात करें 25 kg,
ठीक है। तो 25 क्या हुआ हमारे पास, मैग्नीट्यूड हुआ, और केजी क्या हुआ, हमारी यूनिट हुई। तो 25 मैग्नीट्यूड की कितनी केजी जो हमारी यूनिट है उसको बताता है कि यूनिट्स कितनी है, वो हमारा हुआ मैग्नीट्यूड। और जो मैग्नीट्यूड की यूनिट होती है कि मैग्नीट्यूड है जो 25 है वो किस चीज में है, लाइक केजीज में है, ग्राम में है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, जो उसको डिफाइन करता है वो होता है हमारा यूनिट, राइट। तो ये था फिजिकल क्वांटिटी और उसके मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल यूनिट्स। आज के टाइम में तो हमें पता है, लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात करें, अगर हम पुराने टाइम की बात करें कि पुराने टाइम में लोग मेजर्स कैसे करते थे चीज़ों को, आज के टाइम में तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट। लेकिन जिस टाइम पे ये इन्वेंट नहीं हुए थे उस टाइम पे लोग मेजर करते थे ट्रेडिशनल यूनिट्स के साथ। दे यूज देयर पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो अपने बॉडी के पार्ट यूज करते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए। लाइक दे यूज देयर आर्म, देयर लेग, देयर फुट, वो अपने हाथ पैर एल्बो को यूज करते थे चीजों को मेजर करने के लिए। जैसे कि ये फुट है, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये फुट, दे यूज देयर फुट टू मेजर द थिंग्स। पाल्म, 4 digits fingers, stretched palm, the cubic, they use their stretched arm, right। तो ये ऐसे यूज करते थे। so here we have some parameters, तो हम धीरे धीरे करके एक एक स्टडी करते हैं। so फर्स्ट क्या है हमारे पास, लेंथ फ्रॉम एल्बो टिल द टिप ऑफ द मिडल फिंगर वाज अ क्यूबिट। एल्बो से लेंथ, एल्बो की जो लेंथ है वो कहाँ तक, मिडल फिंगर की टिप तक, तो वो लेंथ क्या हुई, क्यूबिट हुई। जैसे कि इस पिक्चर में ये क्या है, क्यूबिट है। यहाँ से लेके एल्बो से लेके मिडल फिंगर की टिप तक क्या हुई, ये एरिया हुआ क्यूबिट। वो एक क्यूबिट इसको डिनोट करते थे, मेजर करते थे, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए अडल्ट पर्सन बेयर फुट, एक अडल्ट, एक मेच्योर पर्सन के फुट को वो क्या करते थे, एक फुट से डिनोट करते थे। जैसे कि ये बेयर फुट को वो एक फुट से डिनोट करते थे। लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ अवर स्ट्रेच्ड पाल्म इज हैंड स्पैन। जैसे कि ये थंब से लेके लिटिल फिंगर तक जो स्ट्रेचिंग हैंड है उसको एक हैंड स्पैन, स्पैन से डिनोट करते थे। एक डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द टिप ऑफ द नोज वाज अ यार्ड। एक हाथ से लेके, स्ट्रेच्ड आर्म से लेके नोज तक की जो डिस्टेंस होता था उसको वो एक यार्ड से डिनोट करते थे, एंड 4 फिंगर्स को वो 4 डिजिट से। सो दीज आर सम पैरामीटर्स which was used in the earlier time which is known as traditional methods। लेकिन ये सब क्या होते थे बच्चों, फिक्स नहीं होते थे। क्यों नहीं ये फिक्स होते थे, क्योंकि देखिए अगर हम पर्सन टू पर्सन देखें तो किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा, किसी का पैर छोटा, किसी का बड़ा, तो इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। इसीलिए क्या होता था, उसके अंदर वेरिएशंस आती थी, दे आर नॉट एक्यूरेट। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं आती थी, एक एक्यूरेसी नहीं आती थी। तो इसीलिए फिर आए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। चीजों की हमने फिर एसआई यूनिट्स निकालना शुरू किया। सो हियर वी हैव अ चार्ट जिसके अंदर हमारी क्वांटिटीज के एसआई यूनिट है और उसके सिंबल्स हैं। तो लेंथ के एसआई यूनिट क्या है, मीटर्स। मास के एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम्स। टाइम के एसआई यूनिट है सेकंड्स, एंड टेम्परेचर के एसआई यूनिट है केल्विन। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, लाइक इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, इंटेंसिटी के हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ चार्ट है जिसके अंदर हमारी क्वांटिटीज के एसआई यूनिट है, एंड यू हैव टू लर्न दिस चार्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करना। सो लेंथ को कैसे मेजर करें, लेंथ इज मेजर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच को डिस्टेंस को फाइंड आउट करके उसको मेजर करके हम उसकी लेंथ देख सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिस पॉइंट टेक एज पॉइंट ए, और इस फोर्थ को हम लेंगे पॉइंट बी। तो इस ए पॉइंट से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दिख रहा है, 4 का, है ना। तो 4 वो क्या हुआ, वो 4 मीटर क्या हुआ, वो इस स्केल की इन 2 पॉइंट की लेंथ हुई। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं चीजों का, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ जनरली इन्वॉल्व द मेजरिंग लेंथ, विड्थ, थिकनेस, हाइट एंड डिस्टेंस।
जो नॉर्मली लेंथ हम निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम चीज़ों की लेंथ फाइंड आउट करके, उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी हाइट क्या है और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। Scale, measuring tape, meter rod and other are used for measuring the length. These are the instrument which we use the measuring length. ये हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्ट वे टू यूज अ स्केल। क्या मतलब हुआ इसका, कि चीजों को अच्छे से मेजर करने के लिए अभी हमने देखा कि हमें स्केल की जरूरत है। हम स्केल, मेजरिंग टेप, मीटर रोड हम इनको यूज करते हैं। तो अब आता है हमारे पास, उनको तो हम यूज करते हैं लेकिन उनको कैसे यूज करते हैं, इज वो यूज द करेक्ट वे, क्या हम उन चीजों को यूज करने का सही तरीका यूज कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिससे हम स्केल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास, प्लेस द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द मेजरिंग लेंथ। स्केल को एग्जैक्टली सेम पोजीशन में प्लेस करो। सो जैसे कि अगर हमें इस पेंसिल की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को एग्जैक्टली उसी की पोजीशन में प्लेस करेंगे। जैसे ये स्ट्रेट है तो स्केल को एग्जैक्ट स्ट्रेट पोजीशन में हम उसको प्लेस करेंगे, उसको मेजर करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम इसको टिल्ट पोजीशन पे रखेंगे, ऐसे टिल्ट करेंगे, ऐसे टिल्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी मेजरमेंट सही नहीं आएगी, हमारी मेजरमेंट में एरर्स होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी मेजरमेंट खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जो हमारी मेजरिंग थिंक है, जो मेजरिंग लेंथ है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्केल को पोजीशन करना है, उसको प्लेस करना है। राइट। सेकेंड है हमारे पास, डू नॉट यूज द वोन आउट पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वोन आउट पोर्शन मतलब जो पोर्शन खराब हो चुका है, टूट चुका है, या तो फिर ओवर यूज करने की वजह से उस पे से नंबरिंग हट चुकी है, तो उसे यूज मत कीजिए। तो जैसे मैं अगर आपकी एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये जीरो है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर ये जीरो इरेज हो चुका हो या तो फिर टूट चुका हो, देन व्हाट वी डू, तो हम क्या करेंगे, हम इस वन से शुरू करेंगे। वी यूज दिस पॉइंट एज एन इनिशियल पॉइंट, हम इस वन को इनिशियल पॉइंट रखेंगे और हम क्या करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी पीछे से लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लाइक ये चली जाएगी 8 तक, है ना, या फिर 8.5 तक, यहाँ तक चली जाएगी, इस पॉइंट तक, है ना, 8.5 तक। तो क्या करेंगे हम, ये होगी हमारी 8.5 होगी फाइनल रीडिंग। तो इससे क्या होगा, हमारी जो 8.5 रीडिंग है वो हमारी फाइनल रीडिंग आई। तो हम क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे। 8.5 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगी, 7.5, तो वो सेम रहेगी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम इजीली चीजों को मेजर कर सकते हैं। राइट। थर्ड है हमारे पास, कीप योर आई वर्टिकली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरिंग इज टू बी टेकन। मतलब क्या हुआ, हमारी आईज को हमें उस पॉइंट के ऊपर अच्छे से रखना है जिस पॉइंट से हम हमारे चीज को मेजर कर रहे हैं। लुकिंग फ्रॉम एन एंगल कैन शो पैरेलैक्स एरर। अगर हमारा मेजरिंग एंगल गलत है, जिस एंगल से हम चीजों को देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, अगर वो एंगल गलत हुआ तो क्या हो सकता है, हमारी मेजरमेंट में पैरेलैक्स एरर आ सकता है। एरर मतलब मिस्टेक, जिससे क्या होगा, हमारी जो मेजरिंग है वो गलत हो जाएगी। अब जैसे कि ये देखिए, हमने इसको मेजर करना है, तो वी शुड सी फ्रॉम द राइट एंगल। तो हम इस राइट एंगल से सामने से स्ट्रेट तरीके से उसको मेजर करेंगे, ताकि हम ऐसे और ऐसे मेजर करेंगे। तो अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगी, उसके अंदर पैरेलैक्स एरर आ जाएगा। सो वी शुड यूज द प्रॉपर एंगल। राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन को मेजर करना। अब हमने सीधा जो स्ट्रेट लाइन है उसको तो हमने मेजर कर लिया, तो कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर करें। हमारे पास कोई स्ट्रेट चीज है, तो हमने क्या किया, स्केल रखा, उसकी रीडिंग देखी और हमने क्या किया, मेजरिंग दे दी कि हाँ भाई ये इतना इतना, इतनी इतनी इसकी मेजरमेंट है, इतनी इतनी इसकी लेंथ है। राइट। लेकिन कर्व्ड लाइन को मेजर कैसे करें, हम उसको, वो स्ट्रेट नहीं होती तो उसको हम इजीली स्केल के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड से हम कर्व्ड लाइन को भी इजीली मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
अगर हमें इस कर्व्ड लाइन को मेजर करना तो हम क्या करेंगे? देन वी टुक अ थ्रेड एंड वी टेक द स्टार्टिंग एंड एज अ पॉइंट ए। हम स्टार्टिंग एंड को लेंगे पॉइंट ए और क्या करेंगे, हम इस कर्व्ड लाइन के ऊपर हमारे थ्रेड को प्लेस करना शुरू कर देंगे। इसके ऊपर लेयरिंग की तरह एक थ्रेड को बिछाते रहेंगे, राइट। और जिस पॉइंट पे ये कर्व्ड लाइन खत्म होती है उस थ्रेड के पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट बी। तो उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के जो थ्रेड है उसको हम स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे ऐसे, और फिर हम ए से लेके बी तक का हम स्केल से मेजर करेंगे। जैसे कि आगे हमारे पास 0 से लेके 7 तक है ना, ये आ गई हमारे पास। जो 7 आई हमारी वो मेजरमेंट आई, तो वो 7 मेजरमेंट किसकी आई? हमारी कर्व्ड लाइन की आई। तो इसी तरह से हम थ्रेड मेथड से इजीली कर्व्ड लाइन को भी मेजर कर सकते हैं। So this is the method to measure curved line, right? Next we have estimation. Estimation क्या होता है? चीजों का अंदाजा लगाना, approximate value of anything. The ability to guess the amount of anything without actual measurement is called estimation. बिना actual value को जाने जब हम guess करते हैं amount को, उसकी measurement को, उसको बोलते हैं estimation. जब हम चीजों को अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 25 kg, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 5 मीटर, तो वो क्या हुई? हमारी एस्टिमेट हुई। जो अप्रोक्सीमेट हुआ वो हमारा एस्टिमेशन हुआ। तो ये क्या होती है? हमारी एबिलिटी होती है कि हम चीजों की एक्चुअल वैल्यू को जाने बिना उसकी अमाउंट गेस करते हैं, राइट। हियर वी हैव अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोशन। चीजें कैसे मोशन में आती हैं। सो मोशन को जानने से पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे और इस पिक्चर से जानेंगे कि मोशन होता क्या है। तो आप सबसे पहले ये कार देखिए जिसको हमने बोला कार ए, ठीक है। ये अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद ये होगी कार यहाँ पे इस बी पॉइंट पे। टाइम इंटरवल के बाद ये क्या होगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगी। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ जब एक जगह से दूसरी जगह जाना, चेंज होना पोजीशन, उसको हम बोलते हैं मोशन। तो उससे हमें पता लगता है कि जो चीज है वो मोशन में है, वो चल रही है। जैसे कि ये कार एक पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी, और थोड़े टाइम के बाद वो कार कहाँ पे आ गई? बी पॉइंट पे आ गई। तो उससे हमें क्या पता लगा? दैट दिस कार इज इन अ मोशन, वो कार मोशन में है, चल रही है, ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दैट चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ, रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, और सराउंडिंग के रिलेटिव, अगर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे? देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। जैसे कि ये कार ए पे थी, बी पे आई, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो क्या हुई? मोशन में, ठीक है। Any object that does not change its position with time relative to its surrounding is said to be at rest. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी जगह चेंज ना करे, अपनी प्लेस चेंज ना करे, तो हम क्या कहेंगे? कि वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, मतलब वो एक ही जगह पे खड़ी हुई है। अगर ये कार यहीं पे रहे, पॉइंट ए पे ही रहे, यहाँ से बी पॉइंट पे ना जाए और टाइम बढ़ता ही रहे, तो हम क्या कहेंगे? ये कार क्या है? रेस्ट पे है, चल नहीं रही, स्टेशनरी है, ओके। तो इसी तरह से हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोशन में कौन सी चीज है और रेस्ट में कौन सी चीज है। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, जैसे कि दिस फ्लाइंग बर्ड्स, द बाइसाइकिल, दिस रनिंग चिल्ड्रंस, एंड यस the motion of the clock. The clock is in a motion because the second hand and the minute hand, they both are in motion, they both are move, they change their position, तो वो भी क्या है? motion में है। And as well as the pendulum of the clock also rotate, also move, वो भी क्या कर रहा है? move कर रहा है, अपनी position change कर रहा है with the passage of time, तो वो भी क्या है? motion में है। तो इस तरह से हमें चीजें पता लगती हैं कि वो मोशन में है। when they change their position, right, then we know that the things are in motion.
सो नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की क्या क्या टाइप है? सो हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, periodic motion, non-periodic motion. So these are the types of motion. So let's discuss it one by one, right? Okay, first we have rectilinear motion. तो rectilinear motion क्या होता है? When an object move in straight line, it is said to be in rectilinear motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, सीधा चले, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि दिस फिगर ए, ये क्या है? इसके अंदर क्या है? जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो वो क्या, कौन सा मोशन फॉलो कर रही है? रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। जो ग्रुप है, सोल्जर का जो ग्रुप है वो मार्चिंग कर रहा है और वो भी क्या चल रहा है? सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है? एक रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो कर रहा है। तो और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? तो मूविंग ट्रेन, ट्रेन भी क्या, ट्रैक के ऊपर सीधा सीधा रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। सो इसी तरह से हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। When object move in circular path, it is said to be circular motion. जब ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम इस क्लॉक की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकंड हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मोशन में है। कैसे? ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये मूव करते हैं। अभी इस प्लेस पे है तो थोड़े टाइम में यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो ये क्या करेंगे? मूव करेंगे, और ये एक सर्कल में मूव करते हैं, है ना, एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो इसीलिए सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मैरी गो राउंड। ये भी क्या करते हैं? एक सर्कल में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। तो ये भी क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हैं। और क्या हमारे पास आता है एग्जाम्पल? सर्कुलर ट्रैक ऑफ टॉय ट्रेन, उसका भी क्या होता है? सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हैं। सो और भी हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं सर्कुलर मोशन की। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेशनल मोशन। When an object move around an axis, it is said to be a rotational motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के ऊपर मूव करे, खुद की एक्सिस के ऊपर मूव करे, हम उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे कि ये फैन सर्कल में मूव करेगा, है ना, सर्कल में रोटेट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? जो ये पोर्शन ये अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमेगा, है ना, इसका जो एक्सिस है ये सीधा है ना, तो ये इसी एक्सिस में रोटेट करेगा। तो हम ये क्या कहेंगे कि द फैन इज इन अ रोटेशनल मोशन। जो फैन है वो रोटेशनल मोशन को फॉलो करता है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमता है ना, ये हमने पढ़ा है कि अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, नॉट रेवोल्यूशन। तो वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट अर्थ फॉलो रोटेशनल मोशन। अर्थ क्या है? रोटेशनल मोशन में है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अर्थ सन के सराउंडिंग में क्या करती है? रेवोल्यूशन करती है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, तो वो क्या करती है? वो सर्कुलर मोशन करती है। अगर हम सन के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ सन के लिए सर्कुलर मोशन को फॉलो करती है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। लेकिन अगर वो खुद की एक्सिस के ऊपर देखे, रोटेशन की फॉर्म में देखे, तो वो रोटेशनल मोशन फॉलो करती है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ फैन, द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो मोशन ऑफ व्हीकल व्हील्स, जो व्हील्स होते हैं व्हीकल्स के, वो भी क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन फॉलो करते हैं, अपने ही एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। When an object repeat to and fro motion about an mean position, it is said to be in oscillatory motion. जब ऑब्जेक्ट रिपीट करेगा टू एंड फोर मोशन, बैक एंड फॉरवर्ड मोशन, जैसे कि ये पेंडुलम देखे हम, ये क्या कर रहा है? टू एंड फोर जा रहा है और रिपीट कर रहा है अपनी मोशन को, तो उस मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी, ये पेंडुलम, पेंडुलम इज इन ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है स्विंग की। तो जो स्विंग है वो क्या करेगा? बैक एंड फोर जाएगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो वो भी क्या करेगा? रिपीट करेगा अपने मोशन को
ठीक है, वो भी क्या करेगा, रिपीट करेगा अपने मोशन को बैक एंड फोर की पोजीशन में, तो वो भी क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। Any motion that repeats after a fixed interval of time is called periodic motion. कोई भी मोशन जो रिपीट होगा एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपना जो मोशन है वो रिपीट करेगा, फिर से दोहराएगा, तो हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। एंड दिस फिक्स्ड टाइम इज नोन एज पीरियड ऑफ मोशन, और वो फिक्स्ड टाइम हुआ पीरियड ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे हमारी एग्जांपल है इसके अंदर, रोटेशन ऑफ अर्थ। हमें पता है कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स के अंदर रोटेट करती है, एक पूरे दिन के अंदर वो रोटेट करती है, जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो वो 24 आवर्स क्या है, हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल है, जिसके बाद क्या करती है, वो फिर रोटेशनल मोशन को फॉलो करती है फिर से। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारे पास पीरियोडिक मोशन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, 24 आवर्स के बाद वो फिर से अपने मोशन को रिपीट करेगी, फिर से अपनी पोजीशन के ऊपर, फिर से अपनी पोजीशन पे आके फिर से वही मोशन को रिपीट करेगी, तो हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। और क्या हमारे पास एग्जांपल ये स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम जब प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, ये ऊपर ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन फॉलो करेगा, ऑसिलेटरी मोशन फॉलो करेगा, है ना। और इसको हम जब दोबारा से प्रेस करके करेंगे तो फिर से वही चीज करेगा, तो वो क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन को फॉलो करेगा। ठीक है, सो ये क्या है, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के। नेक्स्ट हमारे पास नॉन पीरियोडिक मोशन। Any motion that does not repeat itself after a fixed interval of time is known as non-periodic motion. कोई भी मोशन जो रिपीट नहीं करता अपने मोशन को, अपनी पोजीशन को एक फिक्स्ड टाइम के बाद, उसको हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अब ये बाइक है, ये स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, ठीक है, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद क्या ये फिर से उसी पोजीशन पे आके फिर से वही सेम मोशन को फॉलो करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये स्टेट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसी पोजीशन पे नहीं आएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अगर हम बात करें इस बाइक की, ये स्टेट रोड पे चल रहा है, तो क्या ये पीरियोडिक मोशन फॉलो कर रहा है? नहीं, ये नॉन पीरियोडिक मोशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेट रोड पे जा रहा है और ये कुछ फिक्स टाइम के बाद ये सेम अपना मोशन फॉलो नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन पीरियोडिक मोशन फॉलो करेगा। ये बर्ड, दिस फ्लाइंग बर्ड, ये भी क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डज नॉट रिपीट इट्स मोशन, ये अपना मोशन दोबारा रिपीट नहीं करेगा, तो ये भी क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो भी क्या है, नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, so these are some example of non-periodic motion. Next we have the history of transportation. Students, in the present time, आज के टाइम में we use car, bikes, trains, aeroplanes and different other type of modes for transportation, right? हम अलग अलग टाइप के मोड्स को यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अर्लियर टाइम की, तो क्या उस टाइम पे भी ये व्हीकल्स थे? नहीं, उस टाइम पे व्हीकल्स नहीं थे। अगर हम बात करें बहुत पुराने टाइम की, जब व्हील का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे। दे यूज देयर फुट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो क्या करते थे, पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या यूज किया, एनिमल्स को यूज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि ये कैमल सबसे पहले। तो उन्होंने क्या शुरू किया, कैमल से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या है, हॉर्स एंड कार्ट्स पे आए। हॉर्स एंड कार्ट, बैलगाड़ी की उन्होंने इन्वेंशन की, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सकते थे। लेकिन द एनिमल्स आर वेरी स्लो, तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को हटा के उन्होंने बाइसिकल्स यूज की। उन्होंने क्या किया, व्हील की इन्वेंशन की और क्या किया, बाइसाइकल्स बनाए। ठीक है,
बाईसाइकिल्स वो भी क्या थे, बहुत स्लो थे। तो फिर आया ट्रेन एंड ट्रैम्स, स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन्स आर द बिग इन्वेंशन इन ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री। स्टीम इंजन की जो इन्वेंशन थी वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। स्टीम इंजन आने की वजह से क्या होता था, बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, जा सकते थे। तो स्टीम इंजन के बाद क्या है, हमारे कार्स आई, बाइक्स आए, एरोप्लेन्स आए, शिप्स आए, स्टीम ट्रेन्स आई। तो दीज आर बिकॉज ऑफ दी स्टीम इंजन्स, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या आई, जैसे गाड़ियां आई, अर्लियर कार्स, और उसके बाद आज की जो हमारी मॉडर्न कार आई। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे एनिमल से कार्ट पे, कार्ट से फिर व्हील की इन्वेंशन, बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल से फिर स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से फिर क्या आई, हमारी अर्लियर कार जो पुरानी कार्स थी वो आई। और फिर क्या हमारी आई मॉडर्न कार, जो आज की कार है जिन्हें हम यूज करते हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ बोट। अब हम रोड की बात करें, अगर हमें रोड पे जाना हो तो हम इजीली कार, बाइक्स, बाईसाइकिल, कार्स, एनिमल्स, इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पानी में से जाना हो तो हम कार, बाईसाइकिल्स, इनका यूज कर सकते हैं। कैन वी यूज एनिमल्स? नो, वी कैन नॉट यूज। तो हम क्या यूज करते हैं, वुड लॉग्स यूज करते थे पुराने टाइम पे। ऐसे हम क्या करते थे, लकड़ियों के जो बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़े हैं उनको जोड़ के क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे पानी में से होके गुजरते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या आया, फिर उन्होंने बोट में इन्वेंशन की। तो उन्होंने क्या किया, बोट को स्टीम लाइन शेप में लेके आए। स्टीम लाइन शेप क्या होती है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। स्टीम लाइन शेप मतलब दिस टाइप ऑफ शेप, फिश की तरह। आगे और पीछे से क्या होती है, नैरो होती है, और बीच से क्या होती है, ब्रॉड होती है। दिस इज नोन एज स्ट्रीम लाइन शेप, मछली जैसी शेप। तो उस शेप से क्या हुआ, वो इजीली फास्टली वो क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे। तो इस तरह से वुड लॉग से क्या हुआ, स्टीम लाइन शेप की बोट्स आई, जिनसे क्या हुआ, इजीली दे कैन मूव, दे कैन ट्रांसपोर्ट इन वाटर। वाटर के अंदर से भी वो इजीली क्या कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। So student, this is the end of your chapter. I hope you all understand. And if you have any query, then please tell me in the comment section. I will try to solve your problems. We will meet soon in the next video. Till then, bye.